नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का आर्यन एग्जाम नोट्स में मैं रामनरेश मिश्र स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए पर्यावरण अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो हम सब इनका अवलोकन करेंगे और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें तथा वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको लाभ हो और आपकी सारी परीक्षाएं सफल हों। तो दोस्तों, आपका ज्यादा समय न गंवाते हुए आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले मैं आपको पर्यावरण अध्ययन के संबंध में यह बता देना चाहता हूं कि वर्तमान परिवेश में पर्यावरण का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है। पर्यावरण को ध्यान में रखकर ही हम अपने स्वास्थ्य को ठीक ढंग से रख सकते हैं। तो आइए हम अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। यहाँ ऑप्शन हमारा ए है, यह विधि मितव्ययी नहीं है। बी है, इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। सी है, इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। तो यहाँ ए बी सी तीनों ऑप्शन सही है, अतः हमारा उत्तर डी सही है, उपरोक्त सभी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रेक्षण विधि अत्यधिक खर्चीली होती है। इस विधि द्वारा यदि प्रेक्षण सूक्ष्मता से नहीं किया गया तो परिणाम विश्वसनीय तथा वैध नहीं होते हैं तथा इससे व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन नहीं किया जा सकता। अतः दिए गए सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? ए है, परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय। बी है, किसी स्थान का अजीवी घटक। सी है, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं। डी है, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो यहाँ ऑप्शन डी सही है, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है। ए है, शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना। बी है, शरीर का भार कम होना। सी है, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। और डी है, अधिक तेज चाल। यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन बी सही है, सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है? ऑप्शन ए है मंगल, बी है बृहस्पति, सी है शुक्र और डी है बुध। तो यहाँ ऑप्शन डी सही है, बुध। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान में, बी गुजरात में, सी मध्य प्रदेश में, डी महाराष्ट्र में। तो यहाँ ऑप्शन बी सही है, गुजरात में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। ए है, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। बी है, यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है। सी है, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। और डी है, यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। ए है, लक्ष्य केंद्रित विधि। बी है, सर्जनात्मक विधि। सी है, चयनात्मक विधि और डी है, ये सभी। यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, ये सभी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। ए है, जीव भू रासायनिक चक्र।
बी है भूवैज्ञानिक चक्र, सी है रासायनिक चक्र, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, जीव भू रासायनिक चक्र। दोस्तों हम आपको बता दें कि किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण जीव भू रासायनिक कहलाता है। इस क्रिया में जैविक तथा अजैविक तंत्र में चक्रण होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। ए है हेमवती नंदन बहुगुणा, बी है सुंदरलाल बहुगुणा, सी है मदर टेरेसा और डी है महात्मा गांधी। यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, सुंदरलाल बहुगुणा। दोस्तों चिपको आंदोलन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन है। यह आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जनपद में वृक्षों को काटने से बचाने के लिए चलाया गया था। इसके प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। ए है विटामिन, बी है प्रोटीन, सी है वसा और डी है कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, प्रोटीन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ए है मूल शीर्ष में, बी है पराग कणों में, सी है तने में और डी है पराग कोश में। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, पराग कोश में। दोस्तों हम आपको बता दें कि पौधों में अर्धसूत्री विभाजन पराग कोश में होता है। इसी पराग कोश से परागकण निकलते हैं जो परागण में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। ए मांसाहारी, बी सर्वाहारी, सी शाकाहारी, डी डेट्रीटिओर। यहाँ ऑप्शनों में हमारा सही ऑप्शन सी है, शाकाहारी। जैविक समुदाय में पौधे उत्पादक होते हैं तथा जो इनके द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं वे शाकाहारी होते हैं। ये प्राथमिक उपभोक्ता भी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है। ए है ब्रूफेन, बी है बी कॉम्प्लेक्स, सी है पैरासीटामोल और डी है लीव 52। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी सही है, पैरासीटामोल। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक पैरासीटामोल औषधि का ही प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीव उत्तरदायी है। ए है एस्परजिलस, बी है स्ट्रेप्टोकोकस, सी है रेट्रोवायरस, डी है लैक्टोबैसिलस। तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी सही है, लैक्टोबैसिलस। दोस्तों दही के निर्माण में लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी होता है। यह दूध में किण्वन क्रिया द्वारा दही का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की। ए है लैंड स्टीनर, बी है जेनिंग्स, सी है पेंटिन एवं मास्ट और डी है कार्ल मार्क्स। यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है, लैंड स्टीनर। मानव रुधिर वर्ग ए, बी, ए बी तथा ओ आदि की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने ही की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्याज, आलू, अदरक है तो क्या है। ऑप्शन ए है जड़, बी है तना, सी है अपस्थानिक जड़ें, डी है सल्क पत्र। तो दोस्तों अक्सर ये प्रश्न हम गलत कर देते हैं, लेकिन आप सबको इसके उत्तर आते हैं तो हम इसमें सावधानी बरतें। हमारा ऑप्शन यहाँ बी सही है, तना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। एक कोशी सूक्ष्म जीव है। ए है स्पाइरोगायरा, बी है विषाणु, सी है पैरामीशियम, डी है हाइड्रा। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है,
पैरामीशियम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, निम्न में से कौन सा पादप उत्पादन साबुन का विस्थापन है? तो यहाँ ऑप्शन ए है रुद्राक्ष, बी है रीठा, सी है तेंदू और डी है ये सभी। तो यहाँ ऑप्शन हमारा बी सही है, रीठा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित वाहनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? ऑप्शन ए है डीजल, बी है पेट्रोल, सी है द्रवित पेट्रोलियम गैस और डी है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो इन ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन डी सही है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। दोस्तों, पर्यावरणीय स्नेही या पर्यावरण अनुकूलन ईंधन सीएनजी, जिसे हम संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं, इससे पर्यावरण को कम हानि होती है। एलपीजी का प्रयोग घरों में रसोई गैस के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, गैसीय अवशिष्ट है। तो ऑप्शन ए है सब्जियों एवं फलों के छिलके, बी है घरों की नालियों का गंदा पानी, सी है खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, डी है लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन डी सही है, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। लकड़ी तथा कोयले से जलने वाला धुआं गैसीय अपशिष्ट का उदाहरण है। इससे मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें निकलती हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? यहाँ ऑप्शन ए है विषाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बी है बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधा, सी है फल द्वारा प्रकीर्णित पौधा, डी है कायिक जनन द्वारा वितरित। तो यहाँ ऑप्शन हमारा सी सही है, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है, क्या कहलाता है? तो यहाँ ऑप्शन ए है परजीवी, बी है सहभोजी, सी है मृतोपजीवी और डी है सहजीवी। तो यहाँ ऑप्शन हमारा बी सही है, सहभोजी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि दो जातियों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक जीव दूसरे जीव को बिना हानि पहुंचाए लाभ लेता है, उन्हें सहभोजी जीव कहा जाता है। जैसे मांस, फर्म, आर्किड आदि ये वृक्षों पर वृद्धि करते हैं परंतु उन्हें हानि नहीं पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण तल है। ऑप्शन ए है प्राथमिक उपभोक्ता, बी है अंतिम अपघटक, सी है प्राथमिक अपघटक और डी है खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो यहाँ ऑप्शन हमारा डी सही है, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, निम्न में से कौन सा कार्यांतरित शैल का उदाहरण है? ऑप्शन ए बलुआ पत्थर, बी है ग्रेनाइट, सी है संगमरमर और डी है चूना पत्थर। तो आप लोग जानते हैं लेकिन अक्सर परीक्षाओं में गलती कर देते हैं। इसका सही ऑप्शन सी है, संगमरमर। संगमरमर एक कार्यांतरित शैल का उदाहरण है क्योंकि संगमरमर बनने में बहुत समय लगता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम सल्फेट, बी है कैल्शियम सल्फेट, सी है मैग्नीशियम क्लोराइड और डी है सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन डी हमारा सही है, सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, वायु दाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है बैरोमीटर, बी है थर्मामीटर, सी है सिस्मोग्राफ
और डी है हाइग्रोमीटर। तो दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है, बैरोमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? ए है काली मिट्टी, बी है जलोढ़ मिट्टी, सी है लाल मिट्टी और डी है बलुई मिट्टी। तो यहाँ हमारे ऑप्शनों में से सही ऑप्शन हमारा बी सही है, जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ये है ए प्रथम चरण उपभोक्ता, बी है द्वितीय चरण उपभोक्ता, सी है तृतीय चरण उपभोक्ता और डी है उपभोक्ता। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है, प्रथम चरण उपभोक्ता। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, प्लेग है। ऑप्शन ए है विषाणु जनित बीमारी, बी है कवक जनित बीमारी, सी है जीवाणु जनित बीमारी और डी है खनिज जनित बीमारी। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी सही है, जीवाणु जनित बीमारी। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कितने ठीक ढंग से देखा, हम आपको परखने के लिए आज का सवाल दिए हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इन सवालों के उत्तर जरूर बताएं। और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, हमारा उत्साहवर्धन करें, जिससे हम आपको लगातार वीडियो बनाते रहें। इन वीडियो को शेयर भी करें और बेल आइकन की घंटी भी दबा दें। तो पहला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। और दूसरा प्रश्न है, किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों पर पाया जाता है? तो आप इनके उत्तर हमें जरूर बताएं और हम जल्द ही आपके लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।